नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, ये हमारा 9 बजे का सेशन है जिसके अंदर हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यूपी PCS का जो एग्जाम होना है उसके लिए यहाँ पर रिविजन हम कर रहे हैं। आज इसका 12th सेट लगा रहे हैं। माफ़ करिएगा, यहाँ पर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ना होने की वजह से चीज़ें थोड़ी इरेगुलर हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्लासेस यहाँ पर चलती रहेंगी। हम यहाँ पर सेशन को लेते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो यूपी PCS का ये एग्जाम है जिसके लिए रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके लिए एक ऑलरेडी आपके पास एक जानकारी होनी चाहिए कि स्टडी IQ PCS ऑलरेडी आपके लिए लॉन्च कर चुका है एक क्रैश कोर्स, जिसकी मदद से आपको सिर्फ 40 दिन के अंदर क्लासेस करवा के, लाइव क्लासेस जिसके अंदर होंगी और सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। पार्थ टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको इसमें मिलेगा। तो यहां पर ये क्रैश कोर्स है जिसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो अगर मेरे साथ आपको लिमिटेड समय में, कम समय में हिस्ट्री कवर करनी है, 15 से 17 दिन में हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी हम एंशिएंट और मिडिवल को खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपको इस कोर्स को अवेल करना है, तो अगर आप कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्लास अगर छूट गई है तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपको ये 1999 में चाहिए तो कोड लगाना होगा SK स्टेट, ठीक है। उसके अलावा UPSC प्लस UP PCS का आप जानते हैं लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो भी लॉन्च हो चुका है 2024 के लिए। और अगर आपको स्मार्ट कोर्स लेना है अफोर्डेबल प्राइस पर UP PCS का अगले साल के लिए, तो 4999 में आपको पड़ सकता है अगर आप कोड लगाएंगे SK स्टेट कोड लगाते ही 4999 में ये स्मार्ट कोर्स आपको पड़ सकता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे यहाँ पर शुरुआत करते हैं सेशन की और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भाई ठीक है, कहता है हु वॉज इलेक्टेड एज द टू द हाउस ऑफ कॉमन्स टू द स्पीकर, यानी कि कहता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार किसको चुना गया था, इंडिया के इंटरेस्ट रखने के लिए किसको चुना गया था। इनमें से किन को, कौन से ऐसे आपको व्यक्ति मिलेंगे, कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनको इंडिया की तरफ से चुना गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो जैसा कि आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी जो हैं, इनको 1890 से 1892 तक लगभग इन्होंने सर्व करा था यहाँ पर मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और ये अकेले ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि चुने गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछता है कि भाई द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रे एंड पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ, जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, मॉडरेट जो समय था, जब आप देखेंगे 1885 में कांग्रेस यहां पर बनती है। कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनती है और यहाँ पर एक एरा शुरू होता है पॉलिटिक्स का, जिसमें मेनली जो पॉलिटिक्स होती है वो किस टाइप की होती है, मॉडरेट्स जो लीडर होते हैं, मॉडरेट्स यहाँ पर लीडरशिप अहम भूमिका निभाते हैं। और जो पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है मॉडरेट लीडरशिप जो होती है उनके अंदर होती है। जैसे कि आपको इसमें फिरोज शाह मेहता दिखेंगे, ठीक है, फिरोज शाह मेहता आपको इसके अंदर दिखेंगे। उसके अलावा और भी आपको मॉडरेट लीडर्स यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन फिर मॉडरेट्स और कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि डिमांड अपनी और तरीके से रखते हैं। मॉडरेट्स लीडर का जो तरीका होता है पॉलिटिक्स का, उसमें होता है कि हम पेटिशन डालेंगे, ठीक है, और सरकार से विरोध भी जताएंगे तो पेटिशंस डालेंगे। लोगों में जागरूकता के लिए हम क्या करेंगे, लोगों में जागरूकता के लिए अखबार लिखेंगे, ठीक है, उस तरह से लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर इनका जोर था कि लोगों को कनेक्ट किया जाए, मासेस को कनेक्ट किया जाए आंदोलन से, ठीक है। तो किन के अगुवाई के अंदर जो समय है मॉडरेट पॉलिटिक्स का, वो यहाँ पर प्रे और पेटिशन का, मॉडरेट पॉलिटिक्स का जो तरीका है यहाँ पर उस पर रोक लगती है। कब, बाल गंगाधर तिलक के समय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है श्री अरबिंदो आश्रम इज सिचुएटेड। श्री अरबिंदो जो है इन्होंने वंदे मातरम ये अखबार चलाते थे, ठीक है। और लगभग 1910 तक ये पॉलिटिक्स में एक एक्टिव पॉलिटिक्स में ये पार्टिसिपेट करते रहे हैं। इसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट हालांकि नहीं किया, लेकिन एक गाइड और स्पिरिचुअल लीडर के नज़र से देखें तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में गाइडेंस के रूप में काम करते रहे, ठीक है। और महर्षि भी इनको कहा जाता है, ठीक है। स्पिरिचुअल व्यक्ति थे काफ़ी ज़्यादा, और इनका जो
आश्रम है श्री अरविंदो का, अरविंदो घोष इनको बोलते, तो इनका नाम था अरविंदो, श्री अरविंदो घोष। इनका आश्रम आपको पुडुचेरी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछता है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाज प्रोवाइडेड फॉर। बहुत अच्छे से जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है कब आए थे? 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। और यहां पर सबसे पहली जो चीज होती है वो ये कि यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी यहां पर डिमांड करती है और उनको ग्रांट भी कर दिया जाता है, क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट कर दिया जाता है मुस्लिम कम्युनिटीज को। तो यहां पर आपको कम्युनल लाइंस पर पॉलिटिक्स होती हुई नजर आएगी और इसीलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है कहा जाता है कि सीड डाल दिए थे, सेपरेट नेशन के सीड्स यहीं से पड़ चुके थे, किसके? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। और क्या हुआ था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी एसपी सिन्हा जो थे ये मेंबर बने थे, पहली बार कोई इंडियन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनकर सामने आया था। तो यहां पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है, ठीक है, देखने को किस फॉर्म में? सेपरेट इलेक्टोरेट की फॉर्म में। हु डिड राजेंद्र प्रसाद कंसीडर एज द फादर ऑफ पाकिस्तान? फादर ऑफ पाकिस्तान किसको कंसीडर किया जाता है? तो कहने की जरूरत नहीं होगी, लॉर्ड मिंटो, जिनके समय पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। तो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिंटो को कहते हैं कि फादर ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चुआर अपराइजिंग? चुआर अपराइजिंग का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो बंगाल के अंदर चुआर अपराइजिंग यहां पर होती है, ठीक है, और जिसको जंगल महल अपराइजिंग भी कहा जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो आपको देखने को मिलेगा भूमिजा रिबेलियन, ठीक है, भूमिजा रिबेलियन। यहां पर क्वेश्चन पूछता है लीडर कौन है? वहाबी मूवमेंट के लीडर आपको कौन देखने को यहां पर मिलते हैं? ठीक है, तो सैयद अहमद रायबरेली जो है वहाबी मूवमेंट के आपको लीडर यहां पर देखने को मिलते हैं। वहाबी मूवमेंट क्या है? ये एक मुस्लिम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। इसका नेचर जो है आपको दिखेगा रिवाइवलिस्ट नेचर की ये मुस्लिम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, जिसके अंदर टीचिंग्स किसकी इंपॉर्टेंट, किसकी टीचिंग्स पर बेस्ड है? अब्दुल वहाब की टीचिंग पर बेस्ड है। सऊदी अरेबिया में प्रीचर हुआ करते थे अब्दुल वहाब, जो कि सुन्नी इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे। बाद में लीडरशिप आपको देखने को मिलेगी शाह वली उल्लाह के, ठीक है, शाह वली उल्लाह की लीडरशिप भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली जो मूवमेंट को सही से मूवमेंट की जो फाउंडेशन रखी जाती है, मूवमेंट को लीड करते हैं, वो है सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एशियन रूलर हु कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192? 1192 में नॉर्थ इंडिया भाई किसने जीता था? मेरे ख्याल से आपको कहने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जानते हैं 1191 में क्या हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पहली बैटल ऑफ तराइन हुई थी। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। तो मोहम्मद घोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहली यहां पर आपको बैटल ऑफ तराइन देखने को मिलेगी। इसके बाद जिसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मोहम्मद घोरी हार जाता है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है, 1192 में। एक साल बाद वापस तैयारी के साथ आता है मोहम्मद घोरी और यहां पर जीत जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद घोरी जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद यहां पर पूछता है कि बैटल ऑफ चनवाड़ किसके बीच में हुई थी? 1194 में बैटल ऑफ चनवाड़ किसके बीच में हुई थी? मोहम्मद घोरी के बीच में वर्सेस जयचंद के बीच में, ठीक है। कहीं पर जयचंद्र भी आपको दिखेगा, तो एक ही बात है। जयचंद्र कहां का राजा था? जयचंद्र कन्नौज का राजा था जयचंद्र, और ये एक गढ़वाल राजपूत यहां पर हुआ करते थे, ठीक है। आपको पता है कि जिस समय भारत में इन्वेजन्स हो रहे थे, मोहम्मद घोरी जब आया था, तब भारत के अंदर कई सारे राजपूत स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। और क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है उनका यहां पर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए किसने इन्विटेशन दिया था? इन्वेजन के लिए पृथ्वीराज चौहान के समय पर इन्विटेशन दिया था इन्वेजन के लिए जयचंद्र ने। बाद में मोहम्मद घोरी जयचंद्र को ही हरा देते हैं, किसमें? बैटल ऑफ चंद्रवाड़ के अंदर।
कहता है कि 2011 का जो सेंसस हुआ है इसके अंदर टोटल अर्बन पॉपुलेशन भारत की कितनी है। भाई लगभग 68% भारत की रूरल पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के हिसाब से, और पॉपुलेशन अगर अर्बन देखी जाए तो लगभग 31% भारत की जो जनता है वो सिटी या फिर अर्बन जगह में रहती है। अर्बन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमें पता चला यहां पर 2011 के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, 19 करोड़ लगभग इसकी पॉपुलेशन आपको मिलेगी। सबसे कम आबादी वाला है सिक्किम राज्य आपको देखने को मिलेगा। कहता है वेस्ट से ईस्ट में करेक्ट सीक्वेंस हमें देखना है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां आपको दिखेंगी। ठीक है, बेसिकली मेघालय में ये पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। और करेंट सीक्वेंस क्या है, करेंट सीक्वेंस है गारो, खासी, जयंतिया और नागा। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। गारो, खासी, जयंतिया यहां पर है, मिकिर हिल्स यहां पर है। ठीक है, आसाम में मिकिर हिल्स मिलेगी, बरेल रेंज आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, मणिपुर में। ठीक है, उसके साथ नागा आपको नागालैंड में मिलेगी, पटकाई बूम इधर मिलेगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, मिश्मी, डाफला। ठीक है, तो डाफला और मिश्मी जो है अरुणाचल प्रदेश की रेंजेस आपको देखने को मिलेगी, मिकिर, पटकाई भूम और यहां पर मिजो हिल्स मिजोरम में आपको देखने को मिलती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर 2011 सेंसस। द हिंदूज आर 79.8%, यानी कि लगभग 80% भारत में जो पॉपुलेशन है वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की है। कब, किसके हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट यहां पर जो कह रहा है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ एथीस्ट पॉपुलेशन। 2011 के हिसाब से किसी भी धर्म को ना मानने वाले व्यक्तियों की सबसे ज्यादा तादाद कहां दिखती है, महाराष्ट्र में दिखती है। और आपको हैरान अब जानकर होगी, आप सोच रहे होंगे कि भाई एथीस्ट जो हैं अच्छी खासी तादाद होगी, महाराष्ट्र की भी पॉपुलेशन अगर करोड़ों में है तो लाखों में तो कम से कम एथीस्ट होंगे। तो ऐसा नहीं है, मात्र 6000 लोग आपको मिलेंगे, मात्र 9000 लोग मिलेंगे जिन्होंने खुद को क्या बताया, एथीस्ट बताया। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे क्या, एथीस्ट लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई वेरी स्लोली। इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनमें से आप देखेंगे 3 तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। तो फास्ट मल्टीप्लाई कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई जो करते हैं एक सेल से 2, 2 में 4, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। वॉर्म्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट नहीं है, तो आप देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं है, इसलिए वॉर्म जो है स्लोली यहां पर मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के रेस्पेक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव। ठीक है, टीएनटी का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, ये एक एक्सप्लोजिव होता है। ट्राई नाइट्रोटोलुइन कभी पूछ लेगा अगर, तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, टीएनजी ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। जो ग्लिसरीन इतना अच्छा लगता है हमें, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं छालों के अपने ट्रीटमेंट में, या फिर और भी ग्लिसरीन बड़ा ही कॉस्मेटिक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर आप नाइट्रो ग्रुप डाल देंगे, अगर नाइट्रोजन ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है एक्सप्लोजिव। ठीक है, एक्सप्लोजिव ये बन जाता है। और उसके अलावा यहां पर देख सकते हैं साइक्लोट्राइमिथाइलिन नाइट्राइट अमाइन। नाइट्राइट वाले ग्रुप जहां पर भी नाइट्राइट दिख जाए, मैक्सिमम चांस है कि वहां पर वो एक्सप्लोजिव होगा। लेकिन यहां पर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये एक एक्सप्लोजिव नहीं होता है। ये क्या होता है, ये एक एंटी सेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी फंगल, इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, मतलब इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि एक्सप्लोजिव के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है द एग्जाम्पल ऑफ द फर्मेंटेशन इज। फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन में हम बेसिकली आप देखेंगे ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन में आप ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ देता है छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गन्ने के शुगर केन के रस में ईस्ट अगर डाल दें तो हमें बदले में क्या मिलती है, हमें बदले में और छोटे कंपाउंड मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें मिलता है एथेनॉल।
एथेनॉल क्या है, शराब, ये हमें मिलता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, ठीक है। मेथनॉल भी मिलता है यहाँ पर। तो जब किसी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ देते हैं छोटे छोटे कंपाउंड में, बेसिक कंपाउंड में, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन इनमें से सभी प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सभी प्रोसेस में आपको यहाँ पर फर्मेंटेशन दिखेगा, ठीक है। जैसे कि दूध खट्टा हो जाता है और मॉइस्ट फ्लावर यहाँ पर सावरनेस आ जाती है। अगर गीला आटा होता है तो वो खट्टा हो जाता है। और शुगर केन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है। कहता है स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जब नेमिंग करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब नेमिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो जब नेमिंग करते हैं तो उसको कहते हैं हम क्या, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब स्टडी ऑफ नेम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यहां पे देख सकते हैं कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं और उनका नामकरण करते हैं। जैसे कि इंसान है तो इंसान में आप देखेंगे इंसान की डोमेन क्या है, यूकारिया। किंगडम क्या है, एनिमलिया। बोलते हैं ना इंसान एक जानवर है, यानी कि इंसान एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, तो एनिमल किंगडम में इंसान आता है, ठीक है। अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, फाइलम क्या है, कोर्डाटा। क्लास क्या है, मैमेलिया, मैमल्स, इंसान मैमल की कैटेगरी में आता है। ऑर्डर, प्राइमेट्स। फैमिली, होमिनाइड। और जीनस, होमो। और स्पीशीज, सेपियंस। हम अक्सर सिर्फ दो ही शब्द से दर्शा देते हैं किसी भी स्पीशीज को, जैसे कि पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, होमो सेपियंस, ठीक है। तो होमो सेपियंस में होमो जो है वो हमारे जीनस को दर्शाता है, स्पीशीज जो स्पीशीज है वो सेपियंस शब्द से पता चलती है, ठीक है। और इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि सिर्फ दो शब्द से ही आप किसी स्पीशीज, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लें, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, सिर्फ दो नेम से। और ये किसने दिया था? ये सिस्टम दिया था कैरोलस लिनिस ने, ठीक है। ये एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जूलॉजिस्ट थे और बॉटनिस्ट थे। इन्होंने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फंडा दिया था। वायरस के अंदर क्या आपको मिलता है, ठीक है। वायरस क्या होता है? अनलाइक बैक्टीरिया, हम लोग बैक्टीरिया को जानते हैं, वायरस का भी हमने नाम सुना होता है। दोनों ही क्या है? दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया जो है ये खुद में लिविंग भी होता है, तो लिविंग है तो आइसोलेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अकेला भी है तो भी जिंदा रहेगा, बॉडी में जाने के बाद तो एग्जिस्ट करेगा ही। वायरस जो है, वायरस के ऊपर डिबेट है कि वायरस नॉन लिविंग होते हैं या फिर लिविंग होते हैं, इस पर डिबेट रहती है। कई कैरेक्टर्स वायरस ऐसे दिखाते हैं कि जैसे लिविंग है, और कई कैरेक्टर्स वायरस ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो यहां पर वायरस को देखेंगे अगर, तो वायरस जो है अगर आइसोलेटेड है, यानी कि किसी बॉडी के किसी बॉडी के बाहर है, तो ये एक्टिव नहीं होगा। लेकिन वायरस अगर किसी बॉडी में चला गया, किसी बॉडी यानी कि किसी सेल में चला गया, अब वो सेल हो सकता है बैक्टीरिया का ही सेल हो, तो एक वायरस जो है बाहर अगर पड़ा है तो वो एक्टिव नहीं रहेगा। किसी सेल के अंदर उसको जाना पड़ता है एक्टिव होने के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए। अगर एक बाहर वायरस मान लीजिए किसी टेबल चेयर के ऊपर ऐसे ही बैठा हुआ है बिल्कुल आइसोलेटेड, तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जैसे कि कोरोना वायरस है, जैसे ही इंसान के शरीर में जाता है मल्टीप्लाई और फैलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही वायरस इंसान को भी, शरीर को इन्फेक्ट कर सकता है और बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस। वायरस जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, उसके शरीर में जाके अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। और वायरस के अंदर हमें क्या दिखते हैं? वायरस, आप ये देखें, ये है कोरोना वायरस, ये है कोरोना वायरस, ठीक है, देखा होगा आपने। कोरोना वायरस के अंदर क्या होता है? हर वायरस के अंदर एक जेनेटिक कोड होता है। भाई इंसान का क्या होता है जेनेटिक कोड? एक डीएनए। इंसान का जेनेटिक कोड कहां पर होता है? उसके डीएनए में। इंसान की आइडेंटिटी उसके डीएनए में होती है। अब जो वायरस है इसके पास या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों में ही उसका जेनेटिक कोड होता है। कोरोना वायरस के केस में डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। तो कोरोना वायरस कौन सा है? एक आरएनए बेस्ड वायरस है। कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए।
तो जब भी कोरोना वायरस हमारे शरीर में जाता है, उसके आरएनए में लिखा हुआ है कि उसके आरएनए में ये लिखा हुआ है कि कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है। वो हमारे शरीर में जाके हमारे सेल को हाईजैक कर लेता है और फिर अपना प्रोडक्शन करने लग जाता है। इसके आरएनए में ये सारी बातें लिखी हैं कि किस तरह का ये वायरस होगा, कैसे ये ऑपरेट करेगा, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी होती है। तो एक तो हो गया जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल भी किसी चीज के अंदर एनक्लोज होता है, इसको बोलते हैं कैप्सिड। प्लस आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, स्पाइक। इसको क्या बोलते हैं, स्पाइक प्रोटीन। खाली स्पाइक नहीं बोलते, स्पाइक प्रोटीन। तो एक वायरस का जो स्ट्रक्चर बना होता है वो प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन से स्ट्रक्चर बना होता है, जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड के अंदर होता है, ठीक है। और जैसे कि ये वायरस है तो ये आरएनए पड़ा है कोरोना वायरस में, तो ये है कैप्सिड और ये है स्पाइक प्रोटीन्स, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल है ही, तो इसलिए दोनों ही इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है कि Who had written सिस्टम नेचुरे। सिस्टम नेचुरे किसने लिखी है, तो सिस्टम नेचुरे उन्होंने ही लिखी है जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, यानी कि क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर कैसे किसी ऑर्गेनिज्म का करना है। और सिर्फ 2 शब्द से ही आप अगर बता सकते हैं तो वो कहाँ से दिया है, कैरोलिस लिनस ने। द वेल नोन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एजेंट ग्रुप। भाई कौन सी जगह से आपको बेसिकली पेनिसिलिन, जो कि पहली एंटीबायोटिक थी, पहली एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है भाई, एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरिया को या तो किल करती है या फिर उसकी ग्रोथ इनहिबिट करती है। बैक्टीरिया की या तो ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, रोकेगी, या फिर उसको किल ही कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको, ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक है वो क्या करेगी, बैक्टीरिया को या तो किल करेगी या इनहिबिट करेगी। शब्द सुना होगा आपने प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक आपने देखा होगा, याकुल्ट जो आता है, याकुल्ट आता है, या फिर जो जिम, अगर आपने कभी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, वो प्रोबायोटिक की बात करते हैं। जैसे दही एक प्रोबायोटिक है। तो प्रोबायोटिक मतलब जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को बढ़ाए, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं बताता हूं, हमारे शरीर में जब कोई इंफेक्शन हो जाता है, मान लीजिए हमारे शरीर में बैक्टीरिया से कोई इंफेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, ठीक है, और आपको जुकाम, कोल्ड वगैरह ये सब हो गई है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाई में देगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यानी कि जिस बैक्टीरिया से आपको जुकाम हुई है वो बैक्टीरिया मर जाए। लेकिन होता क्या है, इस एंटीबायोटिक से ये जब हमारे गट में, हमारे पेट में जाएगा, ठीक है, हमारे पेट में जब जाएगा ये एंटीबायोटिक, तो हमारे गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ये उनको भी किल कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है, आप देखेंगे हमेशा डॉक्टर आपको साथ में पीने की कोई पेट की दवाई भी देता है। क्यों, क्योंकि हेल्दी बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी के मर जाते हैं, जो खराब बैक्टीरिया हैं उनको मारने के चक्कर में। तो एंटीबायोटिक के साथ डॉक्टर प्रोबायोटिक भी देता है। तो हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, गट हेल्थ जो हमारी मेंटेन करते हैं, हमारे पेट में, हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम दही जो खाते हैं वो प्रोबायोटिक यानी कि गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में डालता है। तो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की हमें ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए हमें एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। और पहली एंटीबायोटिक यानी कि इन्फेक्शन को खत्म करती है, तो पहली एंटीबायोटिक जो थी वो थी पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन, इसकी खोज 1928 में हुई थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो यहां पर और देखें, अगर इसको ऑब्टेन किया जाता है तो इसको ऑब्टेन जो किया जाता है, ठीक है, इसको ऑब्टेन किया जाता है किससे, फंगाई से, ठीक है। पेनिसिलिन को फंगाई से ऑब्टेन किया जाता है। एक फंगस जो है, एक फंगस का नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटाटुम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटुम। मतलब आप सिर्फ इतना याद रखिए कि फंगाई से इसको लिया जाता है और एंटीबायोटिक बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट इज फॉल्स। प्लांट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है, तो मेरे ख्याल से पहली स्टेटमेंट आपको समझ गई आ गई होगी। प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स यानी कि अपना खाना जो खुद बनाते हैं, खुद पर निर्भर रहते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जो
अपने खाने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए बाहरी किसी चीज़ पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि इंसान है, इंसान अपना खाना अपने शरीर से खुद नहीं बना सकता है, इंसान को बाहर से खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इंसान जो है वो क्या है, हेटेरोट्रॉप, और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप। फंगाई के अंदर क्या यहाँ पर प्रोसेस है, फंगाई के बारे में कुछ बातें लिखी है। फंगाई के अंदर फूड जो है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। देखिए यीस्ट जो है, ईस्ट एक किस टाइप की चीज़ है, ईस्ट एक फंगाई है। इसको हम डालते हैं किसके अंदर, शुगर केन में, शुगर केन सिरप में डालते हैं। ईस्ट क्या करती है, शुगर केन को डाइजेस्ट करती है। शुगर केन के अंदर आपको क्या मिलेगी, शुगर मिलेगी, ठीक है, शुगर मिलेगी, और शुगर को डाइजेस्ट करके क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। तो आप देख सकते हैं फर्मेंटेशन से क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन ये प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन। यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ईस्ट एक जो फंगाई है, शुगर केन के अंदर शुगर जो है, शुगर क्या होती है, शुगर कुछ नहीं होती है, चेन में ग्लूकोज की चेन है, ठीक है, ये समझ लीजिए ग्लूकोज की चेन है। अब भाई ग्लूकोज की चेन है, ठीक है, तो यहां पर शुगर को तोड़कर क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज, ठीक है, और फिर उसको स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ईस्ट क्या करती है, या फिर फंगाई क्या करती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर शुगर को स्टोर करती है। तो ग्लूकोज भी एक शुगर है, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में फिर ग्लूकोज को स्टोर करती है। तो यहां पर, और सेल वॉल ये सही स्टेटमेंट है। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि क्या बनाता है, लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ईस्ट के अंदर, फंगाई के अंदर। और इंसेक्ट जो होते हैं उसके अंदर भी आपको उनमें भी काइटिन की लेयर आपको देखने को मिलेगी। स्मॉलेस्ट फंगस इज ईस्ट। ईस्ट क्या है, सिंगल सेल्ड फंगाई है, ठीक है, सिंगल सेल फंगाई है कौन, ईस्ट। लार्जेस्ट फंगस इज गैनोडर्मा, ठीक है, तो यहां पर जो स्टेटमेंट है सभी सही है। गैनोडर्मा जो है वो लार्जेस्ट फंगस होती है। Which of the following is the first enzyme mixing with the food in digestive system? भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, इंसान के मुंह से ही बक्कल कैविटी जो होती है, बक्कल कैविटी यानी कि मुंह में जब हम किसी चीज को चबाते हैं और यहां पर आकर हमारा सलाइवा जब इससे मिलता है तो यहीं पर डाइजेशन शुरू हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन यहीं पे शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन्स हमारे मुंह के अंदर नहीं डाइजेस्ट होने शुरू होते हैं, और जब वो पेट में जाते हैं तब डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। और यहां पर जो एंजाइम है, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, खास तरह का प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर काम करता है। जो एंजाइम जिस एक फंक्शन के लिए बना है वो उसी फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो यहां पर जो एंजाइम है अमाइलेज, अमाइलेज हमारे लार के अंदर पाया जाता है, हमारे सलाइवा में, और ये डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। सेल्यूलोज आप जानते हैं, सेल्यूलोज क्या है चेन ऑफ ग्लूकोज, चेन ऑफ ग्लूकोज यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमंस नहीं पचा पाते हैं, जानवर्स पचा लेते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या है, ये एक ऐसे एंजाइम्स हैं, ये एक ऐसे एंजाइम्स हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, या फिर हमारे डाइजेस्टिव जूस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर टाइलिन जो नाम है ये अनदर नेम है, यानी कि अमाइलेज का ही दूसरा नाम है, ठीक है। यानी कि अमाइलेज जो एंजाइम है उसका एक प्रकार है जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमंस में जिस तरह का अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ह्यूमंस के अंदर जिस तरह का अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, टाइलिन के नाम से जानते हैं, सिर्फ ह्यूमंस में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच सोशल रिफॉर्मर हैज रिटन बुक्स ज्ञान योग, कर्मयोग एंड राजयोग। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग, ये जो किताबें हैं ये कौन से सोशल रिफॉर्मर ने लिखी है, तो यहां पर अच्छे से आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद ने
तीनों ही किताबें ये लिखी है। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किस लिए? ताकि पूरी दुनिया को प्रैक्टिकल वेदांत की नॉलेज दे सके, पूरी दुनिया को प्रैक्टिकल वेदांत की नॉलेज देने के लिए शुरू की थी। और राजा राम मोहन रॉय को आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ? कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ ये जो किताब है ये किसने लिखी है? तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ किताब जो है ये महात्मा गांधी ने लिखी है। और महात्मा गांधी ने आपने देखे होंगे, महात्मा गांधी ने क्या लिखी है? एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने लिखी है। उसके अलावा महात्मा गांधी हरिजन न्यूज़पेपर चलाते थे, नवजीवन न्यूज़पेपर चलाते थे, ठीक है, यंग इंडिया न्यूज़पेपर चलाते थे, और इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर भी महात्मा गांधी ही चलाया करते थे। ठीक है। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? यूनाइटेड नेशन जो है ये 1945 में बनकर उभरता है सामने। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो पूरी दुनिया में शांति और गवर्नेंस बनाए रखने के लिए, रूल बेस्ड ऑर्डर बनाए रखने के लिए आपको क्या मिलेगा? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जो है इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। 6 प्रिंसिपल आपको, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। तो जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही दिखेगा। तो 6 प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशंस है यूनाइटेड नेशंस की, वो है जनरल असेंबली, यानी कि सारे ही देशों की सभा है। सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसी काउंसिल है जो कि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, और इसके अंदर आपको 5 परमानेंट मेंबर मिलेंगे प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर दिखेंगे। तो P5 यानी कि 5 परमानेंट मेंबर आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखने को मिलते हैं। जनरल असेंबली में 193 मेंबर आपको पूरी दुनिया के मिलेंगे। सेक्रेटेरिएट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि एक इंपॉर्टेंट इकोसॉक जो है ये है इकोसॉक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इकोसॉक। इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा यूनेस्को, इसी का पार्ट है। ठीक है, यूनेस्को इसी का पार्ट है जो आपको यहां दिखेगा। ट्रस्टीशिप काउंसिल यहां पर दिखेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आपको हेग नेदरलैंड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेदरलैंड्स में देखने को मिलेगा। और 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशन के जो 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल बॉडी जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट में यूएनएससी कहते हैं। ठीक है, यूएनएससी, इसका मैंडेट जो है वो ये कि पूरी दुनिया में क्या करना है? शांति स्थापित करनी है और शांति को बनाए रखनी है। लेकिन हमने देखा है समय समय पर खुद ही, अगर आप देखें P5 के मेंबर्स जो है, P5 के मेंबर्स आपको कौन देखने को मिलते हैं? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूएस है, यूके है। भाई यूएस जो है कई सारी कंट्रीज में ऑलरेडी जो वॉर चल रही हैं उनको वहां पर देखेंगे हथियार सप्लाई करता है। ठीक है, रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ युद्ध के अंदर। चाइना जो है पूरी दुनिया में ऑलरेडी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना के रखता है, कभी ताइवान को परेशान करता है, कभी इंडिया को परेशान करता है, कभी जापान को परेशान करता है, साथ ही में डेट ट्रैप पॉलिसी का इस्तेमाल करके अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि P5 मेंबर ही शांति स्थापित करने में फेल हो रहे हैं, तो यूएनएससी खुद में कैसे शांति स्थापित करेगा? इसलिए यूएनएससी की इफेक्टिविटी पर डिबेट डिस्कशन चलते रहते हैं और मेंस के पेपर में भी कई बार सवाल इस पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देंगे। द सिक्योरिटी विच हैज द लॉन्गेस्ट, द कंट्री विच हैज द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होते हैं? ये है अर्थ, 0 डिग्री से जाता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ये है लैटिट्यूड। ठीक है, ये है लैटिट्यूड। और ये रेखाएं जो हैं ये हैं क्या? लॉन्गिट्यूड।
ये रेखाएं कौन सी हैं? ये रेखाएं हैं लॉन्गिट्यूड। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट सबसे ज्यादा है, यानी कि जिसका ऐसे वर्टिकली जो सबसे ज्यादा फैली हुई है। हम हॉरिजॉन्टल का तो तुरंत अंदाजा बता सकते हैं भाई, जो हॉरिजॉन्टल ऐसे फैली हुई है, हॉरिजॉन्टल फैलना वेस्ट से ईस्ट में फैलना, कोई कंट्री अगर हॉरिजॉन्टली फैली हुई है तो हम क्या बोलेंगे? इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंस, यानी कि देशांतर रेखाओं पे कितनी वो ज्यादा फैली हुई है। तो सबसे ज्यादा जो ऐसे फैली हुई है हॉरिजॉन्टल, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंस, वो किसका है? वो आपको रशिया का मिलेगा। और ऐसे लंबाई में यानी कि लैटिट्यूड पे जिसका सबसे ज्यादा एक्सपेंस है, वो कौन सी कंट्री है? वो है चिले। तो चिले कहां पर है? साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्री है चिले, ठीक है। द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही कौन से कॉन्टिनेंट से आपको गुजरती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है, अफ्रीका से तीनों ही लाइन गुजरती है। देखिए ये जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, इधर से जा रहा है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, और इधर से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। अगर कॉन्टिनेंट देखेंगे तो दो रेखाएं गुजर रही किससे? साउथ अमेरिका से, और सिर्फ अकेला ऐसा एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। तो अकेला ऐसा कौन है? अफ्रीका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका? अफ्रीका में इनमें से कौन सी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो चैड जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कहां पर? अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में चाड जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कीनिया आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अंगोला और सेनेगल, ठीक है, अंगोला और सेनेगल को अगर आप देखेंगे, ठीक है, अंगोला आपको यहां पर दिखता है और सेनेगल आपको यहां पर कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा सेनेगल वेस्टर्न अफ्रीका में। तो दोनों ही कंट्री कहां पर है? कोस्टल एरिया में। ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरी हो। ये जो कंट्री है ये चारों तरफ से बाकी देशों से जमीन से ही घिरी हुई है, इसलिए ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन अफ्रीका? इनमें से कौन सी कंट्री अफ्रीका में नहीं मिलेगी? तो सही जवाब है गुयाना। गुयाना अफ्रीका में नहीं है तो कहां पर है? तो गुयाना आपको साउथ अमेरिका में एक कंट्री देखने को मिलती है, ठीक है। साउथ अमेरिका में अगर आप देखेंगे ये रही गुयाना, और ये रही वो कंट्री जिसका सबसे ज्यादा नॉर्थ साउथ एक्सपेंस आपको देखने को मिलेगा, चिले, ठीक है, चिले, ठीक है। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है। और लिथियम ट्रायंगल आपको कहां पर देखने को मिलता है? चिले, अर्जेंटीना और बोलीविया। ये तीन ऐसी कंट्री है, ठीक है, ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, ये तीन कंट्री है जो क्या बनाती है मिलकर? लिथियम ट्रायंगल, यानी कि सबसे ज्यादा लिथियम आपको पूरी दुनिया में यहां पर इन तीन कंट्री में के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर आखिर होती क्या है, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन को अगर देखेंगे, मतलब आधा हिस्सा यहां से और आधा हिस्सा यहां से, यह है पैसिफिक ओशन। इसके यहां पर चारों तरफ इस तरह से यहां पर क्या है? जो प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में यहां पर टकरा रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, और एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है, दूसरी उसके ऊपर आती है। जब नीचे जाती है तो नीचे जाने के बाद पिघलकर लावा बन जाती है, और फिर वॉल्केनो के रूप में ऊपर से बाहर भी निकलता है लावा यहां पर। और क्योंकि यहां पर लगातार टक्कर चल रही है इस पूरे रीजन में, और ये घूम के यहां तक आता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक रिंग की तरह बन गया, तो रिम ऑफ फायर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रिम, पैसिफिक रिम जो है इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या चल रहा है? टक्कर चल रही है, सबडक्शन हो रहा है एक प्लेट का, दूसरी प्लेट उसके ऊपर जा रही है, और यहां पर क्योंकि प्लेट आपस में टकरा रही है तो यहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है, भूकंप आते रहते हैं, वोल्केनोज फटते रहते हैं। इट इज नोन एज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वोल्केनोज, बिल्कुल सही है। इट इज द एक्टिव सिज्मिक जोन, भूकंप आते रहते हैं, बिल्कुल सही है।
इट इज द जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। डाइवर्जेंट मतलब प्लेट्स दूर जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है, प्लेट तो यहां पर एक दूसरे से टकरा रही हैं और एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है और सबडक्शन जोन यहां पर बनता है। तो सही जो जवाब है, दोनों सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो सही जवाब है बी, यानी कि 1 और 2 सही है। ठीक है, तो मैप की मदद से हमने यहां पर देखा। अगला क्वेश्चन यहां पर बोलता है कि भाई, अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बोलता है कि वोल्केनिक इरप्शन इज अकम्पनीड बाय अर्थक्वेक। एक वोल्केनिक इरप्शन जो होता है उसमें अर्थक्वेक भी आता है या आ सकता है। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आता है। चलिए, volcanoes erupt water vapors and dust particles in the atmosphere। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से वाटर वेपर्स निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन ये स्टेटमेंट पहले वाली की एक्सप्लेनेशन हमें नहीं लग रही। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन सेकंड स्टेट हमें पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि पहली वाली स्टेटमेंट की वो एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम देखते हैं कि सेकंड, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट द सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, चलिए, द डाउनफोल्डेड रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। भाई डाउनफोल्डेड रॉक ये कैसे बनती है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो बनती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो बनती हैं, यहां पर जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो इनके बीच का जो जमीन है, लैंड मास है, जो मलबा है, वो फोल्ड होने लगता है। वो मलबा ऐसे फोल्ड होने लगता है और ऐसे फोल्ड होता है जब, तो इस तरह से फोल्ड होता है। तो हिमालयंस जो है वो क्या है? फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि वहां पर भी इस तरह से माउंटेन्स जो बने हैं लैंड मास के फोल्ड होने से बने हैं। तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे वाला फोल्ड है इसको कहते हैं सिनक्लाइन। तो डाउन फोल्ड को क्या कहेंगे? सिनक्लाइन। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई यूं जाएगा ऊपर तो ए बनेगा, तो एंटीक्लाइन। याद रखने में आसानी होगी ताकि कंफ्यूजन ना हो कि एंटीक्लाइन क्या होता है, सिनक्लाइन क्या होता है। ठीक है, यह है सिनक्लाइन और यह है एंटीक्लाइन। और यहां से दो, ये जो फोल्ड है बीच में अगर यहां से एक लाइन डाल दें तो इसको कहते हैं हम एक्सिस। ठीक है, एक्सिस। अब अगर फोल्ड इस तरह से है तो ये क्या है? सिमेट्रिक फोल्ड है। जितना यहां पर फोल्ड है उतना ही यहां पर। अगर फोल्ड इस तरीके से है, ठीक है, अगर फोल्ड इस तरीके से है, देखिए यहां का स्लोप अलग है, यहां का स्लोप अलग है, तो ये एसिमेट्रिक फोल्ड है। हो सकता है फोल्ड इस तरह से हो, ठीक है, तो एक्सिस जो है, अब एक्सिस ही टिल्ट हो गया, तो एक्सिस यहां पर टिल्ट हो गया। और जैसे जैसे एक्सिस टिल्ट होता जाएगा हम यहां पर देखेंगे किस तरह के देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर। एंड अपफोल्ड रॉक, भाई डाउनफोल्ड को सिनक्लाइन कहते हैं, जो ऊपर से फोल्ड हो रहा है ऐसे तो उसको एंटीक्लाइन कहेंगे। तो बिल्कुल एंटीक्लाइन सही जवाब है। द टाइप ऑफ फोल्ड्स वेयर बोथ लिम्स ऑफ द फोल्ड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये हो रहा है फोल्ड। अब ये जो लिम्ब है, एक लिम्ब ये है, एक लिम्ब ये है फोल्ड का, कहता है दोनों ही हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी कि लगभग फोल्ड पूरा इस तरह से मुड़ जाए, एकदम एक्सिस ही पूरा टिल्ट हो जाए और ये फोल्ड ही पूरा इस तरह से हॉरिजॉन्टल ही हो जाए लगभग। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं हम रिकम्बेंट फोल्ड। क्या कहते हैं? रिकम्बेंट फोल्ड। देखिए यहां पर ये है सिमेट्रिक फोल्ड। क्यों? क्योंकि एक्सिस जो है सीधा है और इधर से दोनों ही लिम्स बराबर है, स्लोप दोनों का बराबर है। एसिमेट्रिक फोल्ड में क्या हुआ? एक्सिस थोड़ा सा टिल्ट हो गया और यहां पर जो स्लोप है दोनों ही लिम्स का बराबर नहीं दिखेगा। ओवरफोल्ड मतलब थोड़ा सा और झुक गया। और जब यहां पर दोनों ही लिम्स कैसे हो जाएं? लगभग हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो इसको कहते हैं हम क्या? रिकम्बेंट फोल्ड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? रिकम्बेंट फोल्ड। अगला यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि भाई इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो कुरोशियो जो है वो वार्म ओशन करंट है, लैब्राडोर जो है वो वार्म ओशन करंट है, ठीक है, बेंगुएला कोल्ड और ओयाशियो कोल्ड। तो गलत जो है इसके अंदर वो है लैब्राडोर। क्यों? लैब्राडोर कनाडा से आता है और एक लैब्राडोर कनाडा से आता है, कनाडा के पास, और एक कोल्ड वाटर करंट है, क्योंकि देख सकते हैं ब्लू से आपको दर्शाया गया है। ठीक है, ठीक है। और बेंगुएला जो है ये एक कोल्ड वाटर करंट है, आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये रहा बेंगुएला, ये है कोल्ड वाटर करंट। उसी तरह से ओयाशियो देखेंगे, ठीक है, ओयाशियो कोल्ड वाटर करंट है, यहां से ओयाशियो कोल्ड वाटर करंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, द
पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस का मतलब होता है मिट्टी का बनना, ठीक है। पेडोजेनेसिस का मतलब होता है सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन। एक मिट्टी होती है जिसको हम कहते हैं पोर्टजॉल। ये पोर्टजॉल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? ये आपको ठंडे प्रदेश जो होते हैं वहां पर पाई जाती है, ठीक है। और ये एक एसिडिक मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, ठंडे प्रदेशों के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी आपको उतनी नहीं दिखेगी, ठीक है। बैक्टीरियल एक्टिविटी आपको नहीं दिखेगी तो पत्ते झड़कर अगर जमीन पर गिरेंगे, ये ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं, ज्यादा यहाँ पर एक्टिविटी नहीं होती है। साथ में इसी वजह से यहाँ पर जो ह्यूमस जो कंटेंट है, यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट है सॉइल में, वो कम दिखता है पोर्टजॉल सॉइल के अंदर। तो कहता है द जेनेसिस ऑफ पोर्टजॉल सॉइल इज आल्सो डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो एक और तरीका है जिसके अंदर क्या होता है, लीचिंग बहुत ज्यादा होती है। लीचिंग मतलब कि जमीन के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये जमीन के नीचे जाते रहते हैं, बहते बहते जमीन के नीचे बार बार पहुंच जाते हैं। तो जमीन के नीचे पहुंच जाते हैं तो ऊपर जो है फिर से कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचता है। तो जितनी ज्यादा लीचिंग होगी, यानी कि जितने न्यूट्रिएंट्स जमीन के नीचे चले जाएंगे लीच होकर बहकर, उतनी ही जमीन के ऊपर न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे। और ये चेलुविएशन प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। चेलुविएशन प्रोसेस के थ्रू ये सेम चीज होती है, ठीक है। तो पोर्टजॉल, पेडोजेनेसिस ऑफ पोर्टजॉल को हम इससे भी बताते हैं। विच एक्ट एस्टैब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन? भारत के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से एक्ट के थ्रू? तो 1919 में आया था एक्ट। इसके थ्रू 1926 के अंदर भारत के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है, ताकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम अब भारत में भी कंडक्ट करवाए जाएं, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम 1926 में भारत में भी कंडक्ट होने लगते हैं, ठीक है, लंदन के साथ साथ, ठीक है। और इस समय आपको कौन मिलेंगे? वायसरॉय मिलेंगे, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। और यूपी और पब्लिक सर्विस कमीशन से ही जुड़ी हुई एक कमेटी थी, कमीशन, ली कमीशन, ये भी याद रखेंगे। कब बना था? 1923 में ली कमीशन बना था, जिसके आधार पर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन बनता हुआ नजर आएगा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपनी रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करता है? यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी। कहां पर मिलेगी? आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 315 में हमें यूपीएससी और एसपीएससी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मिलती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपनी रिपोर्ट कहां पर सबमिट करता है भाई? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को रखते हैं। ओनली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक अकेली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक अकेली ऐसी एक ऐसी बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अकेली ऐसी बॉडी जो है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, वो कौन सी है? बताएंगे वो कौन सी है? तो वो है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, ये अकेली ऐसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। चलिए, बाकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अपनी रिपोर्ट कहां पर सबमिट करती हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ द डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 किन आधारों पर होती है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन पर होती है, ठीक है। 1975 तक जब इमरजेंसी लगी थी तब शब्द था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन बाद में 1978 के अंदर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा? इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर क्या शब्द डाल दिया? आर्म्ड रिबेलियन। तो आज की डेट में 3 आधार हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, अब नहीं होता है, ठीक है, अब नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है सी। द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट इफ। वे पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पर कब कानून बना सकती है? 1 जब नेशनल इमरजेंसी हो, 2 जब स्टेट इमरजेंसी हो, ठीक है, जब स्टेट इमरजेंसी हो, 3 जब राज्यसभा
जब राज्यसभा ये कह दे कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में है, इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट टू लेजिस्लेट ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट, तब हो सकता है। उसके अलावा अगर दो या दो से ज्यादा, टू और मोर अगर स्टेट एक साथ आए और बोले कि हमारे सब्जेक्ट्स जो है स्टेट सब्जेक्ट्स, इस पर पार्लियामेंट क्या बनाए, कानून बनाए, ठीक है। यानी कि वो दो से ज्यादा राज्य क्या करें, जब अपने लेजिस्लेटिव पावर्स का सरेंडर करना इसको कहते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो पार्लियामेंट फिर स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बनाती है, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट इफ इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन, ठीक है। तो यहां पर 352 भी एक क्या है, एक क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल स्टेट असेंबलीज, ऑल स्टेट असेंबलीज नहीं, यहां पर 2 और मोर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्राइटेरिया देखने को मिलता है, 2 और मोर का, ठीक है। और प्रेसिडेंट के कहने पर तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने वोटिंग की एज 21 से घटाकर 18 साल कर दी थी, तो वो है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने वोटिंग की एज घटाकर कर दी कितनी, 21 से 18। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट। भाई 1978 तक फंडामेंटल राइट जो है वो एक राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन, और फंडामेंटल राइट किसके अंदर होता था, आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर और आर्टिकल 31 के अंदर। बाद में सरकार ने क्या करा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई सरकार 1978, ठीक है। 1978 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई और ये दो जो आर्टिकल हैं इनको डिलीट कर दिया और 300A आर्टिकल जोड़ दिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है इन दो आर्टिकल में क्या था, फंडामेंटल राइट। अब राइट टू प्रॉपर्टी इस आर्टिकल के अंदर क्या है, 300A के अंदर एक लीगल राइट, यानी कि अब आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अगर यहां पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर आप पिटीशन नहीं डाल सकते हो अगर यहां पर आपकी प्रॉपर्टी सरकार अक्वायर करती है तो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST इन लोकसभा, ठीक है, फ्रॉम 70 to 80 ईयर्स। तो 70 ईयर्स तक की अभी तक थी, इसको बढ़ाकर 10 साल और बढ़ाकर 80 साल तक रिजर्वेशन लागू कर दिया है, ठीक है। किनके लिए, SC/ST समुदाय से जो लोग आते हैं, ठीक है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये बढ़ाया है, ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसने SC/ST के लिए यहां पर रिप्रेजेंटेशन 10 साल और बढ़ा दिया है, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर, ठीक है, लोकसभा के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। याद रखेंगे राज्यसभा में ऐसा रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। राज्यसभा में ऐसा रिजर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरा, इसी सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा, लोकसभा के अंदर दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, वो कंडीशन अब हटा दी है, ठीक है। यहां पर यह था कि इफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन द पार्लियामेंट इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के नजरिए से देखा जाए अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी का भारत के अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो दो यहां पर आपको एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट करने होंगे लोकसभा में, तो ये भी यहां से क्राइटेरिया हटा दिया गया है, लेकिन यहां पर रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। तो ये जो था ये आपको देखने को मिलेगा, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, ये है 105वां अमेंडमेंट एक्ट। टोटल इस समय 105 अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं। 105वां अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, 105वां अमेंडमेंट एक्ट वो अमेंडमेंट एक्ट है जिसने रिस्टोर करा किसकी, स्टेट की पावर को कि वो क्या कर सकती है, ओबीसी यानी कि बैकवर्ड कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकती है अपने राज्य में। यानी कि राज्य सरकारों को ये पावर मिल गई है कि वो अपने राज्य में बैकवर्ड कम्युनिटीज ओबीसीज को आइडेंटिफाई
कर सकती है। ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, उसके बाद कुछ इंटरप्रिटेशन का इशू था, लेकिन क्लैरिफाई सरकार ने इसको किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर। ठीक है, तो स्टेट्स के पास पावर है अब कि वो अपने स्टेट में ओबीसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 104 हमें पता चल गया कि भाई एंग्लो इंडियंस की सीट खत्म करी, साथ में SC ST का रिजर्वेशन 80 इयर्स कर दिया। ठीक है, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? EWS का जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है, वो EWS का रिजर्वेशन 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है। 102, ठीक है, 102 क्या है? NCBC को क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। ठीक है, तो भारत के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। और अब टोटल 12 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको मिलेंगी, जिसमें से एक GST काउंसिल है जो पहले 10 हुआ करती थी। ठीक है, 2018 तक, फिर उसके बाद इसमें NCBC जुड़ा और फिर बाद में GST काउंसिल भी इसमें जोड़ दिया गया। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? GST काउंसिल। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? यह है कि जो एक्सचेंज ऑफ लैंड एनक्लेव्स विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से सरकार ने लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट्स जो साइन किए, उसके अंदर कुछ गांवों का एक्सचेंज हुआ था, कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को सरकार ने दी और सरकार ने कुछ बांग्लादेश से टेरिटरी भारत के अंदर अक्वायर की। और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है NJAC, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। तो एटलीस्ट आपको 99 से अभी तक लेटेस्ट जो 105 अमेंडमेंट हुए हैं, ये आपको पूरी तरह से पता होने चाहिए ये क्या है। तो 99 से 105 यानी कि टोटल 6 अमेंडमेंट्स हैं जो कि आपको सीक्वेंस में पता होने चाहिए, पेपर में आराम से आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा सेशन। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मैसेज मेल कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल क्वेरी हो, पर्सनल डाउट हो। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।